और हम बहुत खुश हैं कि इस क्रांतिकारी धरती पर जालंधर के इस भगत सिंह यादगार हॉल में आने का मौका मिला। और इस मौके पे जहां क्रांतिकारियों को याद की जाती है, गदर मूवमेंट को याद किया जाता है और इस देश के आज़ादी के आंदोलन में शरीक शहीदों को याद करते हुए इस देश को बेहतर बनाने के संकल्प को लिया जाता है। ये बहुत ही खुशी का मौका है और कुछ अपनी बातें कहने और कुछ यहाँ के लोगों से सीखने का अवसर है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे अनुभव के साथ हम वापस दिल्ली जाएंगे और हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की, देश बचाने की, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। कल ही जो नई कंट्रोवर्सी है भोपाल में would you like to say something? It is being suspected that it's fake or fake encounter. देखिए, मेरे ख्याल से एक तो इस देश में कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हो रही है और मेरे लिए बहुत एक बतौर नौजवान ये चिंता का सवाल है कि जब भी हम किसी बुनियादी सवाल पे बहस करने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा सवाल हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया जाता है जिससे हमारे ज़रूरी मसले जो हैं वो गायब हो जाते हैं। खैर, वो एक बात है। दूसरी बात, अब आनन फानन में पुलिस की जो कार्रवाई है और फिर उस आनन फानन में पुलिस की कार्रवाई के ऊपर जो फैसला है, दोनों में एक जल्दबाजी दिखती है। फेक एनकाउंटर है कि नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में सिमी के वो कार्यकर्ता जेल से बाहर गए, भागे और किन परिस्थितियों में पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा, ये जांच का सवाल है। और बिना जांच का किसी भी नतीजे पे पहुंच जाना ये ठीक नहीं है। लेकिन बतौर नागरिक अगर हम तर्कपूर्ण तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो कुछ सवाल तो मन में ज़रूर खड़े होते हैं। मसलन कि वो कैसे कार्यकर्ता थे, कुछ चैनल ने लिखा कि वो मास्टरमाइंड थे और आतंकवादी थे, कि भागे और एक ही जगह जाकर के आठों जो है वो पुलिस को मिल गए। ये कुछ सवाल ज़रूर मन में आते हैं। लेकिन हमको लगता है कि किसी भी इंसान को हमारे देश के अंदर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं उसका जो कामकाज करने का तरीका है उस तरीके पे भरोसा जताने के लिए सीखना पड़ेगा। बिना जांच की किसी नतीजे पे पहुंच जाना ये ठीक नहीं है। अच्छा, जांच क्रेडिबल हो सकती है क्योंकि एनआईए लोग की बात कर रहे हैं। कौन सी जांच क्रेडिबल हो सकती है, कौन करेगी जांच क्रेडिबल? ऑलरेडी एनआईए पे क्वेश्चन देखिए अभी इस देश में सीबीआई हो या दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उसके पॉलिटिकल होने का बार बार आरोप लगता रहा है। खुद बीजेपी बोलती थी कांग्रेस के टाइम पे कि सीबीआई जो है वो सरकार का तोता है, खुद बीजेपी बोलती थी। अब जब कांग्रेस अपोजिशन में है और बीजेपी पोजीशन में है तो कांग्रेस ने कई बार कहा है कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी को आत्महत्या करने पे विवश किया जाता है और उनका जो सुसाइड लेटर है उसमें अमित शाह जी का नाम आता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, उस पूरे के पूरे मुद्दे को गायब कर दिया जाता है। तो हमको लगता है कि इन सरकारी जांच एजेंसियों के बनिस्पत जुडिशियल इंक्वायरी पे हम लोग आज के समय में भी भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आज ही हमने एक अखबार में बयान पढ़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जजों के भी फ़ोन टेप होने शुरू हो गए हैं। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है, जहां कहते हैं कि धन के जमावरे से, कैपिटल के जमावरे से सत्ता जो है उसका केंद्रीकरण होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम डेमोक्रेसी के पक्ष में हैं, 125 करोड़ लोगों के देश में उनके हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो किसी न किसी एजेंसी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और आज भी जुडिशियरी जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो उसको हम अनबायस्ड मान सकते हैं और उसको हम ट्रांसपेरेंट तरीके से वो जांच को कंडक्ट करेगी, ये भरोसा जता सकते हैं। आप केजरीवाल की स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं कि जुडिशरी के फोन टेप हो रहे हैं? व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट? मैंने आपके पहले ही सवाल में कहा कि बिना किसी जांच के, बिना किसी तथ्य के किसी भी बात का समर्थन या विरोध करना ये मेरी फितरत नहीं है। जांच में ही सवाल हो गया ना, जांच कौन करेगा? जांच पे हमने कहा जुडिशियल इंक्वायरी जो है वो उसका करना चाहिए। एक एक कर जी, क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों को देश में निशाना बनाया जा रहा है? कुछ ऐसी घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, जैसे ये सिमी वाला कल हुआ, आज भी बता रहे हैं आप, कई घटनाएं ऐसी हुई, अल्खास वाली हुई। मतलब क्या लगता है कि आपको जो देश में इस समय मनोरंजन वो सुरक्षित है क्या? देखिए, मोदी जी की उम्र बहुत कम है। इस देश में अल्पसंख्यकों को निशाना 1925 से बनाया जा रहा है
पहली बार निशाना जो है सावरकर जी ने बनाया था, जब कहा था कि इस देश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए, एक हिस्से में हिंदू रहेंगे और दूसरे हिस्से में मुसलमान रहेंगे। तो निशाना तो तब से बनाया जा रहा है और अलग अलग समय पे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जाता है, म्यांमार में जो है रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, बांग्लादेश में जो है बुद्धिस्टों को निशाना बनाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को निशाना बनाया जाता है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को इंश्योर कर पाएँ और माइनॉरिटी कभी भी मेजॉरिटी से डरे नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी ज़िंदगी को जी सके, यही जमहूरियत है। और मैं इस बात को पूरे तरीके से समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में लगातार एक माइनॉरिटी विच हंटिंग चल रहा है। उम्र कम है, इसका मतलब थोड़ा खुल के बताइए जब मोदी जी। इसका मतलब ये है कि मोदी जी के आने से ऐसा शुरू नहीं हुआ है, ये 1925 से चल रहा है जब आरएसएस स्थापित हुआ था। आरएसएस की स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र जब वो बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम एक ब्राह्मणिकल राष्ट्र बनाएंगे, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और दलित दलित रहेगा, इस तरीके का राष्ट्र बनाएंगे। इस साल दशहरे के ऊपर अमित शाह और पीएम के पुतले जलाए गए हैं कैंपस में, उस पर क्या कहना है? इससे पहले गांधी जी का पुतला जलाया गया था और आरएसएस के द्वारा जलाया जाता था। इस देश के अंदर किसी का भी पुतला जलाया जाता है, ये लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है। सवाल आप उसे अप्रूव करते हैं जो वहाँ पे कैंपस में हुआ है? हमको लगता है कि दशहरे के दिन नहीं जलाना चाहिए। शैतानों के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, साल भर ये आप फेक अकाउंट पे जो आपने मतलब उस पे ना जाते हुए कि ये फेक था या नहीं था, फेक एक फिनोमेना जो फेक एनकाउंटर्स का कंट्री में रहा है, गुजरात में भी फोकस में आए, पंजाब में बहुत ज़्यादा हुए। तो डू यू थिंक कि वो जो पंजाब वाले फेक एनकाउंटर्स पे कभी ज़्यादा बात नहीं उठी नेशनली, स्पेशली बाय द लेफ्ट? देखिए, और वो जो फिनोमेना ऐसी इम्प्यूनिटी के साथ चलता रहा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, लेफ्ट की तो बात आप सुनते ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए। अगर सुन रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ कि स्टेट मिशनरी का मैक्सिमम मिसयूज जो है हर एक समय में जो भी रूलिंग पार्टी रही है उसने किया है अपने फ़ायदे के लिए, ये हमेशा का फिनोमेना रहा है। और जब आप फेक एनकाउंटर की बात करते हैं तो इसके साथ साथ एक और फिनोमेना चलता है, वो है डिसअपीयरेंस का, कि लोग जो है हज़ारों लोग गायब हो गए, पता ही नहीं चला कि वो जिंदा हैं कि मरे हुए हैं। और इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। पहले इतनी प्रिंट मीडिया थी लेकिन इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, और लोग 24 घंटे किसी चीज़ को देख करके उनके साइकोलॉजी को नहीं बदल पाना संभव होता था। लेकिन आज ये काम बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। अच्छी बात ये है कि अभी जितना क्विकली कोई नैरेटिव एस्टेब्लिश होता है उतना ही क्विकली जो है एक काउंटर नैरेटिव भी तैयार हो जाता है, वो सोशल मीडिया के द्वारा हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एनकाउंटर्स, फेक एनकाउंटर्स तो बढ़े हैं, लेकिन उसके खिलाफ पहले जितना बोला जाता था आज उससे ज़्यादा बोला जा रहा है। Do you think fake encounters of Punjab should be subjected to inquiry, a larger inquiry, and disappearances too? देखिए, पूरे देश के अंदर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, जहाँ कहीं भी कोई मास मूवमेंट रहा है, उसके जो कॉन्टेक्स्ट रहे हैं, उसके जो डिमांड रहे हैं, उससे हमारा डिसएग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन उस मास मूवमेंट को सप्रेस करने का जो तरीका रहा है उसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हूँ, कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आज यूथ ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टेट का भी एक रोल है। और ये तरीका जो है, जो लोगों ने सीखा है, वो भारत का तरीका नहीं है, ये तरीका इजराइल और अमेरिका का तरीका है कि उनको अगर किसी मास मूवमेंट को ख़त्म करना है, पीपल्स मूवमेंट को ख़त्म करना है, तो वो इस तरीके के मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फोर्सफुल डिसअपीयरेंस, फेक एनकाउंटर्स और ड्रग एब्यूज़, मतलब इसको फैला करके आंदोलन को कमज़ोर किया जाता है। ये एक पुराना टैक्टिक्स रहा है, आज भी इस्तेमाल हो रहा है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर सरकार को ये बात समझना चाहिए कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है,
यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, और बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एक भी मतलब संविधान से इतर, संविधान से अलग अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम देश का भला नहीं कर रहे हैं, और सही मायने में ये देशद्रोह है। अच्छा, जो पंजाब में राइजिंग केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज है वो भी इसी वजह से हो सकते हैं? मैंने अभी तो कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया है, ये दोनों दो परिस्थिति है। हम इनिशियल रीजंस की बात कर रहे थे। आपके कैंपस से कुछ दिन पहले एक मुस्लिम स्टूडेंट जो है वो डिसअपियर हो गया, नजीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? स्पेशली आरएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पे एलिगेशन लगाए कि उनकी वजह से ही वो मिसिंग है। देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहली बात तो ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक है कि हिंदुस्तान की राजधानी के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे स्टेट का सबसे ज़्यादा सर्विलांस होता है, वहाँ से एक लड़का दिन दहाड़े गायब हो जाता है। इसमें हम समझते हैं कि दो लेवल पे फेलियर है। एक फेलियर है बतौर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी बच्चा जब किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ही उसके माँ बाप होते हैं। आज मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ अगर कुछ होगा तो मेरे माँ बाप का ये सवाल होगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, और एडमिनिस्ट्रेशन की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो बताएं कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पूरे मामले को बहुत ही लेट लतीफ़ी के साथ डील करने का कोशिश किया, तो ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। जो लड़के मारपीट में शामिल हुए थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा, स्टेट के लेवल पे आप देखिए कि एसआईटी बना दी गई है। दिल्ली पुलिस जो देश की सबसे सशक्त पुलिस है वो उसको ढूंढ रही है, फिर भी नहीं ढूंढ पा रही है। जबकि इस देश में आप देखेंगे कि नेताजी का भैंस खोज लिया जाता है, कटहल ढूंढ लिया जाता है, जेएनयू के डस्टबिन से कॉन्डोम गिन लिया जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट नहीं खोजा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लड़का कोई सुई हो और घर के किसी कोने में गिर गया हो, ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जानबूझ करके एक कहते हैं ना, किसी भी प्रोसेस को लेंदी बनाना, टाइम टेकिंग बनाना, ताकि वो लोगों की मेमोरी से ख़त्म हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, चूँकि मारपीट के बाद वो लड़का गायब हुआ है। मारपीट करने वाले लोग एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और एबीवीपी बीजेपी और आरएसएस का स्टूडेंट विंग है, तो शायद उसको शील्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम किसी भी नतीजे पे तब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक उस पूरे मामले का एक निष्पक्ष जांच नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। दिन दहाड़े वो लड़का गायब हुआ है, सरकार जो है पुलिस को पर दबाव बनाए कि वो उसको ढूंढे। माने आरोप में लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। यहाँ तो सब कुछ स्पष्ट है, सामने में है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर कैंपस से इस तरीके से लड़के गायब होंगे तो कैंपस में एक दहशत का माहौल बनेगा और पढ़ाई लिखाई बाधित होगी, और ये किसी भी देश के लिए शिक्षा व्यवस्था का कमज़ोर पड़ना, कैंपस के अंदर पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं होना, ये बहुत ही बुरी स्थिति है। एक प्रिय बताना, जब से मोदी सरकार आई है तो ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे शिक्षा का सारा बदलाव हो रहा है, किताबें बदली जा रही हैं और शिक्षा लोग पहले से महंगी हो गई और गरीब लोगों को जो है वो एडमिशन ही नहीं मिलता। देखिए, मोदी जी कहते हैं सोच बदलो देश बदलो, तो वो कहते हैं कि आते ही पहले सोच बदल दो। तो क्या पहले की सोच है उससे बदलना है? पहले की सोच क्या थी कि शिक्षा देना सरकार का काम है और शिक्षा लेना जनता का हक है। अब कहा गया है कि नहीं, शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है, शिक्षा बेचना सरकार का काम है और शिक्षा खरीदना जनता का काम है। तो सोच बदलिए, देश बदलेगा। दूसरा ये है कि आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप इतिहास में ये पढ़ते हैं कि अंग्रेज आए और उन्होंने हमको गुलाम बनाया। अब इतिहास आप ये पढ़ेंगे कि नहीं, अंग्रेज आकर के गुलाम नहीं बनाए, मुगल आकर के हमको गुलाम बनाएंगे। तो ये सवाल अगर आप पूछ देंगे कि आर्य आकर के क्या किए, तो ये जब आप सवाल पूछ देंगे तो आपको देशद्रोही बोल देंगे। तो ये इतिहास बदलते हैं, ये जो हमारी पढ़ाई लिखाई की पद्धति है उसको बदलते हैं। शिक्षा प्राप्त करने का जो हमारा हक है वो हमसे छीन लेते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके इस बात को बाइंड अप करूँगा। जब शिक्षा बिल लाया जा रहा था तो दरभंगा बिहार के एक महाराज थे, दरभंगा महाराज, उन्होंने उस बिल का विरोध किया। क्यों विरोध किया? उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिल जाएगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा। अभी तो आप जब नहीं पढ़ते हैं और साइकिल की दुकान पे पंचर लगा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हम पढ़ नहीं पाए इसलिए पंचर लगाते हैं।
जब पीएचडी करके आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो व्यवस्था का फेलियर आपके सामने में आ जाएगा, जब आप पीएचडी की डिग्री लेकर के प्यून की नौकरी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि लोगों को पढ़ने ही ना दिया जाए, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं उतना भी रोजगार नहीं मिल रहा है। मात्र 3% लोग इस देश में उच्च शिक्षा में जाते हैं, और उच्च शिक्षा में जाने के बावजूद कुछ इंस्टीट्यूट को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लोगों को पीएचडी अपने पैसे से करना होता है। जिस देश का दौरा ये बार बार करते हैं, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहाँ शिक्षा फ्री है, वहाँ नेबर स्कूल सिस्टम है। राष्ट्रपति हो या चपरासी का संतान, वो एक ही स्कूल में पढ़ता है जो स्कूल उसके घर के पास होता है। तो जानबूझ करके हमको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम पढ़ लेंगे तो इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो खोजेंगे कि भगत सिंह के नाम की जगह मंगल सेन के नाम पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, तो मंगल सिंह कौन सा क्रांतिकारी थे और कौन सा देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, ये इतिहास हम जान जाएंगे। और ये इतिहास जब हम जान जाएंगे तो इनके देशभक्ति के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ये भी इतिहास पढ़ेंगे कि इन्होंने झंडा जलाया था, ये भी इतिहास पढ़ेंगे कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, ये भी इतिहास पढ़ेंगे कि जब इस देश के लोग, क्रांतिकारी लोग संघर्ष कर रहे थे तो ये अंग्रेजों के साथ चाय पी रहे थे। तो ये चाहते हैं कि इतिहास ना पढ़ा जाए, ये चाहते हैं कि लोगों को सही जानकारी ना मिले, लोग शिक्षित ना हो, तब तो उनको धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बना करके शासन किया अच्छा जा सकता है। कन्हैया जी, आपने ये कहा कोई भी रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करती है। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का जब रूल था, क्या उन्होंने भी ऐसा किया था? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि इसको लेके कोई लॉस और बनने की जरूरत है, वोट चेक होने की जरूरत है? देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन इस देश में एक अच्छा संयोग ये रहा, शायद इसकी वजह ये रही होगी कि यह देश बहुत डाइवर्स है, कि हमने एक बेहतर संविधान बनाया, और उस बेहतर संविधान का जो प्रियम्बल है, सिर्फ अगर हम उसको ही फॉलो कर लें तो हमको अलग से किसी और विचारधारा की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल जो इसी दौरान आपने पूछा कि लेफ्ट ने भी ऐसा किया, बोलिए अगर लेफ्ट ऐसा नहीं किया होता तो वो सत्ता से बाहर क्यों होते? उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन किया, और उस फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन के चलते ही जनता उनसे बिदक गई और उनको वोट नहीं दिया, तभी वो चुनाव हार गए। और हम कहते हैं कि जैसा लेफ्ट के साथ बंगाल में हुआ, वैसा ही पंजाब में अकालियों के साथ हो, वैसा ही जो है गुजरात में बीजेपी के साथ हो, वैसा ही जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो दूसरे राज्यों में कर रही है उसके साथ हो। हम यही कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं वर्स्ट मास एक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, दिल्ली नवंबर 1 फर्स्ट है, 84 का जो था मास एक्टर 3000 मरे, 32वीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस आफ्टर 32 इयर्स? देखिए, इस देश आप यू रेज दिस इशू, you try to find a difference between 2002 and 1984, then you later on clarified on it. यस, आई हैव क्लैरिफाइड ऑलरेडी, क्योंकि मुझे जो है ना आजकल मैंने अघोषित रूप से कई चीज़ों का प्रवक्ता बना दिया गया है, जो कि मैं हूँ नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि इस देश में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेट जस्टिस का। लेट जस्टिस इज़ डिनाइल ऑफ जस्टिस। आप देखिए कि 1984 को हुए इतने साल बीत गए, और अभी भी उसके जो एक्यूज्ड हैं, प्राइम एक्यूज, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो लोग बेचारे मरे, उनके परिवार कहाँ से कहाँ चले गए, उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये सिर्फ किसी एक धर्म या एक जाति के लोगों के साथ नहीं होता है। आप देखिए कि झज्जर में गाय, मरी हुई गाय के नाम पे दलितों को मार दिया गया, मिर्चपुर में दलितों को मारा गया, ये दोनों हरियाणा का केस है। बिहार में बथानी टोला के अंदर दलितों को मारा गया। उसके बाद आप पूरे देश के अंदर उठा करके देखेंगे, हाशिमपुरा में मुसलमानों को मार दिया गया, कोई जस्टिस नहीं हुआ है। हमेशा क्या करते हैं, हम जस्टिस देने में एक टाइम टेकिंग लेते हैं, और लेट जस्टिस के चक्कर में क्या होता है कि उस किसी भी मैटर का क्लोजर नहीं होता है। जब आप किसी भी मैटर को क्लोजर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक दहशत आएगी, और जो हम नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस नेशन बिल्डिंग में वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाएगा। उसको बार बार ये महसूस होगा कि इस देश के हम हैं, यह देश हमारा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी को जो दूसरे कम्युनिटी हैं वो अपना नहीं समझते हैं। ये पूरा का पूरा अदराइजेशन का दौर है। अदराइजेशन मतलब हम हैं, बाकी कुछ और है। हम समझते हैं कि ये अदराइजेशन के इस मानसिकता को हमको बदलना पड़ेगा। अभी कश्मीर में देखिए, इतने दिन हो गए हैं, स्कूल नहीं खुले हैं। कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी तो हमारे हैं, वहाँ के बच्चे भी तो हमारे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये सवाल हमारा होना चाहिए। दूसरा ये समझिए
कि मान लीजिए बिहार से मजदूर यहाँ आता है, पंजाब में काम करता है और उसको गाली दे करके कहा जाता है बिहारी। कल को कुछ पंजाब के लोग वहाँ जाएंगे काम करने के लिए, उनके साथ ये काम किया जाएगा। ये जो अदराइजेशन का दौर है, इस अदराइजेशन के दौर में हमको सेंस ऑफ एसोसिएशन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम कुछ भी हों, कश्मीरी हों, पंजाबी हों, बिहारी हों, साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, हम सबका सवाल पेट का सवाल है, हम सबका सवाल रोजगार का सवाल है, हम सबका सवाल शिक्षा का सवाल है, हम सबका सवाल स्वास्थ्य का सवाल है। इन सवालों को अगर हम जोड़ करके उसका जो है उसका क्लोजर नहीं करते हैं, उसका एक जो है मुकम्मल व्यवस्था नहीं करते हैं, फिर हम देश का निर्माण कैसे करें। अच्छा कन्हैया जी, मेरा सवाल है, आपने कहा कि पंजाब से जैसे वेस्ट बंगाल से लेफ्ट को आउट ऑफ पावर हुआ, पंजाब में भी अकालियों को आउट ऑफ पावर होना चाहिए। तो फिर मेरा सवाल एक ये है कि कौन फिर नंबर 1, नंबर 2, आपने बाकी जगह सब बात की, अब पंजाब में और कश्मीर में भी हिंदुओं पे भी काफी मारे गए, 30,000 पंजाब में मारे गए, कश्मीर में भी मारे गए, उनके बारे में क्या कहना? देखिए एक बात जान लीजिए, खून किसी का भी बहाया जाए, किसी के द्वारा बहाया जाए, किसी भी रंग के नाम पे बहाया जाए, हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। मैं उसको सही नहीं ठहराता हूँ। और मैं समझता हूँ कि किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए, मैकियावेली बोल करके गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि किसी भी मॉडर्न स्टेट में रिलीजन का कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो हम रिलीजन को लाते ही क्यों हैं? रिलीजन हमारा पर्सनल मैटर है। जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाए, जिसको मस्जिद जाना है मस्जिद जाए, जिसको ना जाना है ना जाए। लेकिन देश का निर्माण जो है वो लोगों के कॉमन सवाल पे होगा। और इस देश का कॉमन सवाल क्या है? यह देश चूँकि डाइवर्स है तो हमारा कॉमन सवाल यही होगा कि स्टेट का नेचर सेकुलर होना चाहिए, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, जनता जो रिलीजन अपना चाहती है अपनाए। एक बात। दूसरी बात, कहीं पे कोई मारे जा रहे हो, कहीं पे कोई मारे जा रहा हूँ। 1984 में जब राइट हुआ तो मैं आज भी उस घर को आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। वहाँ पे सिखों को मारा गया, पटना में मारा गया, पटना साहिब में जो वो गुरुद्वारा है वहाँ उसके पास लोगों को मारा गया। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं किसी को मारा जा रहा है, ये गलत है। और इसमें एक बात आप देखेंगे, ये समझने वाली बात है कि जो जहाँ माइनॉरिटी है और जो जहाँ मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को मारता है, ये देखने वाली बात है। आप देख लीजिए कि वहाँ माइनॉरिटी अगर मुसलमान है तो हिंदू मारे गए, इसका मतलब गुजरात में मेजोरिटी हिंदू हैं, माइनॉरिटी मुसलमान है तो मुसलमान मारे गए। प्रिंसिपल पोजीशन एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारा यही होना चाहिए ना कि हम किसी भी मौत के खिलाफ हैं, किसी भी रंग के नाम पे कहीं भी बहाया जा रहा है। अच्छा, जो इंडिया बंगाली में नहीं तो कौन? इस सवाल का जवाब ही दे दीजिए आप। देखिए ये बात मैंने कहा कि बंगाल की जनता ने लेफ्ट को हटा करके कौन चुन लिया ना, ये पंजाब की जनता का काम है। अगर अकालियों से खुश हैं वो तो अकाली को ही दोबारा चुन दें, अगर खुश नहीं है तो कौन वो खुद ही तय कर लें। सर्जिकल स्ट्राइक पर पीएम मोदी काफी मतलब कि क्लेम कर रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है, उस पर क्या टिप्पणी है? देखिए उस पर इसमें एक एडिशन और कर दो, जैसे अच्छा। रक्षा मंत्री ने कहा कि आरएसएस से इंस्पायर होके ये सर्जिकल स्ट्राइक हाँ, हनुमान जी के नाम पे क्या मतलब? वो कहते कि आरएसएस ने हमें किया, शायद हम लोगों ने कर, उस पर पूरा। पिछली बार मैं लुधियाना आया था हाँ, हाँ। तो मैंने ये बात कहा कि लोग कह रहे हैं, रक्षा मंत्री के बारे में मैंने कहा कि आरएसएस की ट्रेनिंग के चलते ये सर्जिकल स्ट्राइक हो पाया। तो इसका मतलब ये है कि आप आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है उसको आप कम करके आंक रहे हैं, आप कमतर आंक रहे हैं। मतलब ये है कि जान जो है वो आर्मी दे, शहादत आर्मी दे, और पीठ जो है नेता लोग खुद अपना थपथपा लें, ये सवाल है। और ये किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए ख़तरनाक होता है। हम पाकिस्तान की तरह एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं। हमारे लिए आर्मी का क्या रोल है ये डिफाइन है और उसके हिसाब से ही आर्मी काम करती है। आर्मी कभी भी पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती है। लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा सवाल है कि एक रिटायर्ड आर्मी के प्रमुख बीजेपी से एमपी हैं। ये कहीं ना कहीं एक बात को संकेत करता है। संकेत ये करता है कि आर्मी जो निष्पक्ष होकर के इस देश की सेवा कर रही है, इस देश के लिए मर रही है, जान दे रही है, शहादत दे रही है, उसके काम का राजनीतिक फ़ायदा ये लोग उठाना चाहते हैं आने वाले चुनाव में। इस पे लोगों को खुल करके बोलना चाहिए कि आर्मी हमारी है, देश की है, बीजेपी की बपौती नहीं है। और आरएसएस का जो ये पेटेंट उस पर लेना चाहते हैं ये बहुत ही खतरनाक है। लाठी लेकर के ये अपनी जान नहीं बचा रहे हैं, हमारी जान क्या खाक बचाएंगे। 1925 से लाठी घुमा रहे हैं। ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए है, ठीक है।
अपना पेंट तो संभाले नहीं, हाफ पेंट से फुल पेंट किए हैं और देश बचाने के लिए चले हैं। अच्छा कन्हैया जी, आप एक्टिव पॉलिटिक्स कब ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? थोड़ा सा बता एंड फ्रॉम विच पार्टी? मैंने आपको नहीं लग रहा कि हम पॉलिटिक्स में हैं? इलेक्शन